Good morning students. Today in this video we will study examples of exercise 6.4 from the book Partial Differential Equations of Jeevanson's publications. Watch this video and practice these questions with the help of book. In this exercise, we will study reduction of elliptic equation to canonical form. आपने एक्सरसाइज 6.2 में हाइपरबोलिक टाइप इक्वेशंस को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। फिर एक्सरसाइज 6.3 में पैराबोलिक टाइप इक्वेशंस को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। अब ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें आप एलिप्टिक टाइप की इक्वेशंस को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। मेथड आपका लगभग वही सिमिलर है, बस थोड़ा सा यहाँ क्या चेंज आएगा कि जब आप एलिप्टिक टाइप की इक्वेशंस पढ़ेंगे तो वो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आर लैम्डा स्क्वायर टाइप की यूज करते हैं उसके रूट्स रियल ना आकर कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स। जब आप हाइपरबोलिक पढ़ रहे थे तो आपके रूट्स कैसे आ रहे थे, मैं लिखूं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ। हाइपरबोलिक जब आपने पढ़ी थी तो रूट्स कैसे आए थे, रियल भी और डिफरेंट भी। दो रूट्स आए थे, दोनों ही रूट्स रियल भी थे और डिफरेंट भी थे। हाँ जी, देखिए जब आपने हाइपरबोलिक इक्वेशन पढ़ी थी तब आपके जो रूट्स आ रहे थे वो कैसे थे, रियल थे, लेकिन दोनों रूट डिफरेंट थे, तो u और v आपके डायरेक्ट आ गए थे। जब आपने पैराबोलिक वाली टाइप पढ़ी तो आपके रूट्स थे रियल लेकिन इक्वल, यानी कि एक u तो आपका सॉल्व करने से आ गया था, दूसरा v जो था आपका फंक्शन वो आपने ऐसा चूज किया था कि इन दोनों फंक्शन का जैकोबियन कैसा आ रहा था, नॉन जीरो। लेकिन जब अब आप इलिप्टिक वाला केस पढ़ेंगे तो आपके रूट्स कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के केसेस में जो आपके 6.2 एक्सरसाइज में आपने वर्किंग रूल पढ़े थे उसमें आप दोबारा से उस वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हैं कि वहाँ हमने किया था कि जब आपके रूट्स जो आपका 6.2 एक्सरसाइज में वर्किंग रूल का स्टेप नंबर 5 था कि अभी तक आपने दोनों एक्सरसाइज में जो ये आपके P, Q, R, S और T थे, हर क्वेश्चन में आप इनको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, आप इन्हें कन्वर्ट करते थे U और V की फॉर्म में, ठीक है, जो आपके दो सॉल्यूशन आते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं U को मान लूँगी अल्फा प्लस आयोटा बीटा, कॉम्प्लेक्स रूट कंजुगेट पेयर में होते हैं तो ऑटोमेटिकली V आपका क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो सॉल्यूशन करते हुए इन डेरिवेटिव्स को u और v की फॉर्म में कन्वर्ट ना करके किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अल्फा और बीटा की फॉर्म में। मेथड बिल्कुल सारा वही रहेगा, u और v का रोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा और बीटा में। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है 6.23 से इस एक्सरसाइज 6.4 में। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपकी इलिप्टिक इक्वेशन है तो जो u और v आएंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए एक है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा है अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के, उनकी वैल्यू u और v की टर्म्स में ना निकाल कर किसकी टर्म्स में निकालेंगे, अल्फा और बीटा की टर्म्स में। बाकी सारा मेथड आपका बिल्कुल सिमिलर वर्क करेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, देखो ये आपका r डेरिवेटिव है, ये s है, ये आपका t है और ये आपका q है। मैंने सभी को रिप्लेस करके इक्वेशन को लिख लिया नोटेशन फॉर्म में। फिर जब इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करा तो देखो कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r का कोफिशिएंट 1 हो गई, कैपिटल S की वैल्यू स्मॉल s का कोफिशिएंट -4 हो गई, कैपिटल T की वैल्यू 13 हो गई। हमने इस फैक्टर में वैल्यूज पुट करी, वैल्यू आ गई नेगेटिव, इससे ये प्रूव हो गया कि ये इक्वेशन आपकी कैसी है, इलिप्टिक। इलिप्टिक आने के बाद
अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आर एस ओ टी की वैल्यू पुट करेंगे। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको एक्सप्लेन करा था, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो क्या बोलते थे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो एक्चुअल में यहाँ पर क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 4rt, जिसकी वैल्यू आपने अभी अभी नेगेटिव निकाली है। डिस्क्रिमिनेंट जब भी जीरो से लेस होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो ये वही वाला फॉर्मूला लगाया है हमने, क्या फॉर्मूला होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ये सबने बहुत अच्छे से किया हुआ है। इसी वैल्यू में, फार्मूले में वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करके लेमडा की दो वैल्यू आ गई, 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। एक वैल्यू मैंने ले ली लेमडा 1 और एक वैल्यू ले ली लेमडा 2। दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाई हमने, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, dy, और ये जो dx है आपका, ये किन दो वैल्यूज के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इनके। जब इन दोनों कांस्टेंट वैल्यूज का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया, x। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व आपने क्या करा, बस अब नेक्स्ट पार्ट पे, ये रियल पार्ट है, आयोटा के मल्टीप्लाई में इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए। अब ये जो है, ये पूरा जो पार्ट है, ये आपका बन गया u, मैंने इसे u के इक्वल लिख दिया, और इस पूरे पार्ट को क्या मान लिया, v। और अब u में से जो रियल पार्ट था वो किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा की, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट था वो किसकी वैल्यू हो गई, बीटा की। वैल्यू दोनों जगह सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, बीच में साइन का। यहाँ बीच में प्लस आयोटा है, यहाँ बीच में माइनस आयोटा है। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, यहाँ होगी अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो चेक करो अल्फा की वैल्यू क्या है दोनों जगह, y प्लस 2x, और बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 3x। तो अब जो आपके x और y की जगह, पिछले क्वेश्चंस में आपके हमेशा वेरिएबल्स क्या आते थे, यहाँ पर u और v, लेकिन अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के केस में आपके नए वेरिएबल क्या आ गए, अल्फा और बीटा, जिनकी टर्म्स में आपने अब बाकी सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स को क्या करना है, कन्वर्ट। चलो कन्वर्ट करते हुए हम क्या मेथड यूज करेंगे कि z तो फंक्शन है अल्फा बीटा का, अल्फा और बीटा दोनों ही किसके फंक्शन है, एक्स वाई के, यहाँ से आपको क्लियरली दिख भी रहा है। तो अब जो आपका p करली z बाय करली x होता था, लास्ट में आप क्या फॉर्मूला लगाते थे एक्सरसाइज में, करली z बाय करली u इंटू करली u बाय करली x प्लस करली z बाय करली v इंटू करली v बाय करली x। तो बस क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर u का रोल ले लिया है अल्फा ने, और v की जगह आप फॉर्मूले में क्या यूज कर रहे हो, बीटा। बिल्कुल वही फार्मूला मैंने अल्फा और बीटा के साथ लगाया, यहाँ पर अल्फा की और यहाँ पर बीटा की आपने वैल्यू पुट कर दी, सिंपल पार्शियल इंटीग्रेशन करा, ये आपकी वैल्यू आ गई p की। ठीक है। ऐसे ही आप करली z बाय, नाउ क्यों क्या होता है आपका, करली z बाय करली y, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही फार्मूला लगाया, z का किया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, इनटू में करली अल्फा बाय करली y, प्लस z का विद रिस्पेक्ट टू बीटा इंटू करली बीटा बाय करली y। यहाँ पर आपने अल्फा की वैल्यू पुट की, यहाँ पर आपने बीटा की वैल्यू पुट की, सिंपल आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए, तो क्यू की वैल्यू आ गई करली z बाय करली अल्फा। क्यों क्या है, करली z बाय करली y, अगर करली z बाय करली अल्फा के इक्वल है तो करली बाय करली y आपका किसके इक्विवेलेंट हो गया, करली बाय करली अल्फा के। अब आपके पास p और q आ गए हैं, अब आपको कैलकुलेट करने हैं अपने बाकी डेरिवेटिव r, s और t। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपके तीनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं डेरिवेटिव, तो आपको तीनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोई पर्टिकुलर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होता है तो हम उसको कैलकुलेट करना स्किप कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, s। किसी को किसी ऑर्डर में भी कैलकुलेट करो, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब जो स्मॉल s है वो आपका होता है करली स्क्वायर z बाय करली x करली y। मैंने पहले भी रिपीट किया है, इसको आप करली स्क्वायर z बाय करली x करली y लिखो, या करली स्क्वायर z बाय करली y करली x लिखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और y में से जिसकी वैल्यू इजी हो आप उसको बाहर रख सकते हो और दूसरा डेरिवेटिव अंदर रख सकते हो।
यहाँ पर करली बाय करली वाई आपका करली बाय करली अल्फा के ही इक्वल था, और करली जेड बाय करली एक्स की वैल्यू ये थी, इसलिए इसने इसको वाई को बाहर रखा। अगर आपने रिवर्स करके भी सॉल्व किया तो उससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। बस कोशिश ये करना कि x और y के विद रिस्पेक्ट टू में जो डेरिवेटिव ज्यादा सिंपल हो आप उसको बाहर रख लो और दूसरा अंदर। अब ये तो सिंपल अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 और 3 तो क्या है, कांस्टेंट। ये करली स्क्वायर z बाय करली अल्फा स्क्वायर बन गया, ये करली स्क्वायर z करली अल्फा करली बीटा बन गया। अब हम आ जाते हैं r पे। r क्या होता है आपका करली स्क्वायर z बाय करली एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख दूं मैं उसे, करली बाय करली एक्स इंटू करली जेड बाय करली एक्स। करली जेड बाय करली एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो वैल्यू है अगर इसको मैं करली बाय करली एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो 2 और 3 क्योंकि कांस्टेंट हैं तो आपको u इंटू वी नहीं लगाना पड़ेगा। आप सिंपल क्या करेंगे, 2 बाहर करली बाय करली एक्स ऑफ करली जेड बाय करली अल्फा प्लस 3 बाहर करली बाय करली एक्स ऑफ करली जेड बाय करली बीटा। अब यूं समझ लीजिए कि ये एक नया फंक्शन है f1, ठीक है, और ये एक नया फंक्शन है f2। अब आपको f1 और f2 का दोनों का ही विद रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। और f1 और f2 में अल्फा और बीटा इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब आपका ये जो फंक्शन f1 है ये किस वेरिएबल का, एक मिनट दोबारा से लिख देती हूँ मैं इसको, ये जो फंक्शन आपका f1 है ये किस वेरिएबल का फंक्शन है, अल्फा और बीटा का, ठीक है। और सिमिलरली यही जो आपका f2 है ये भी आपका फंक्शन है f2, ये भी फंक्शन है अल्फा और बीटा का। और पहले ही हम कर चुके हैं कि अल्फा और बीटा दोनों किस वेरिएबल के फंक्शन है, x और y वेरिएबल के, ठीक है। अब मुझे अगर f1 का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला देखो, f1 का मैंने किया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, ठीक है, इनटू में कर ली अल्फा बाय कर ली एक्स, फिर f1 का किया विद रिस्पेक्ट टू बीटा इनटू में कर ली बीटा बाय कर ली एक्स। सेम प्रोसेस यहाँ पर आपने यहाँ और यहाँ अपना फंक्शन यूज कर लिया f2, ठीक है। यही सेम टेक्निक हमने पिछली एक्सरसाइज में भी यूज करी थी uv के साथ, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं अल्फा बीटा के साथ। अब क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर और ये यहाँ जहाँ भी अल्फा बीटा आया वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और ये पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गए करली स्क्वायर जेड बाय करली अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे करली बाय करली एक्स एज इट इज अल्फा की वैल्यू, ये बन गया करली स्क्वायर जेड बाय करली बीटा करली अल्फा इनटू में करली बाय करली एक्स एज इट इज बीटा की वैल्यू। सिमिलर यहाँ किया आपने, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर दिए, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट ऐड कर लिए, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब आप अपना t निकालेंगे, t क्या बनता है आपका, करली स्क्वायर z बाय करली y का स्क्वायर। क्या लिख दे, सिंपल करली बाय करली y इंटू करली z बाय करली y, दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। अब ये सारी वैल्यूज आपको गिवन इक्वेशन में पुट करनी है। तो सबसे पहली जो टर्म होती है वो है आपकी r, तो ये है आपकी यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r की वैल्यू। नेक्स्ट टर्म है -4 इंटू ये सारी वैल्यू किसकी है, स्मॉल s की वैल्यू, ये थी आपकी r की वैल्यू। फिर नेक्स्ट टर्म है 13 इंटू में t, तो ये हो गया आपका स्मॉल t। 9 इंटू में आपकी वैल्यू है किसकी, q। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमने लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट, सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स के जो जो कोफिशिएंट्स आ रहे थे वो हमने क्या कर लिए, कलेक्ट करने के बाद आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ ये 12 से 12 आपका क्या हो रहा है, कैंसिल, और कोई टर्म जो है वो आपकी कैंसिल नहीं हो रही है। यहाँ पर 13 + 4 - 8 कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 9। सभी के कोफिशिएंट देखिए नेक्स्ट स्टेप पर 9 आ रहे हैं। हमने सिंप्लीफाई किया, मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइजेज में रिपीट किया है कि कैनोनिकल फॉर्म की जो लास्ट सिंप्लीफिकेशन होगी उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके लेफ्ट साइड होंगे,
बाकी सारी टर्म्स आपकी राइट हैंड साइड पर होगी। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स को आपने क्या बनाने की कोशिश करनी है, कांस्टेंट। हो सके तो मैक्सिमम टाइम कोशिश हम करेंगे कि कोफिशिएंट क्या रहे, 1। और आपका जो आंसर है उसमें स्मॉल एक्स और वाई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये जो आंसर है आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म हो गई है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। क्लासिफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। एक्चुअल में अब आपको स्टेटमेंट देखने से ऐसा कहीं पर भी कुछ पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन 6.2, 3 या 4 किस पर बेस्ड है। कहाँ से पता चलेगा, जब आप इस इक्वेशन की टाइप चेक कर लेंगे। अगर हाइपरबोलिक आएगी तो वो आपका 6.2 का क्वेश्चन, पैराबोलिक आएगी तो 6.3 का क्वेश्चन, इलिप्टिक आएगी तो 6.4 का क्वेश्चन। हाँ जी, सबसे पहले कन्वर्ट करें, ये आपका स्मॉल r हो गया, ये आपका स्मॉल t हो गया। ये आ गई इक्वेशन कन्वर्ट होके। जनरल फॉर्म से कंपेयर करा तो कैपिटल R1 s, कैपिटल S 0 और कैपिटल T की वैल्यू y स्क्वायर। आपने s स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू निकाली जो कि आई माइनस 4y स्क्वायर। अब y की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो y स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो प्लस वाई स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कह रहा है कि हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी जब तक आपका y कैसा है, नॉन जीरो। ठीक है, अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ गई आयोटा y और माइनस आयोटा y। हमने एक वैल्यू λ1 की ले ली, एक λ2 की। इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करी, वैल्यू पुट करके बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैं एक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आप इसे क्या लिखोगे, एक मिनट दोबारा से लिखते हैं। हम इसे लिखेंगे dy इज इक्वल टू माइनस आयोटा dx, और जो राइट साइड में y आएगा ना उसे मैं dy के साथ ले आई। ठीक है, तो अब 1/y dy तो क्या बन गया आपका, log ऑफ y। ठीक है, माइनस आयोटा कांस्टेंट है तो उसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस आयोटा x। तो मैं अगर उसे लेफ्ट साइड पर ले आऊं तो वो बन गया आयोटा x। राइट साइड में अब आपका क्या आ गया, कांस्टेंट। यही आ रहा है ना आपका आंसर। और दूसरे में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। अब एक वैल्यू हो गई आपकी u की और एक वैल्यू हो गई आपकी v की। अब कंपेयर करें तो अल्फा क्या है आपका, log y, और बीटा क्या है आपका, सिंपल x। ठीक है, यानी कि अब आपके पास अल्फा बीटा आ गए हैं। अल्फा बीटा आ जाने के बाद ये देखो मैंने ये लिख दी अपनी अल्फा की वैल्यू क्या है, log ऑफ y, और ये हो गई आपकी बीटा की वैल्यू। अब क्योंकि ये आपकी इलिप्टिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, तो आपको सभी पार्शियल डेरिवेटिव को इन टर्म्स ऑफ u v की बजाय किस में कन्वर्ट करना है, अल्फा बीटा में। क्योंकि u और v दोनों अल्फा बीटा से ही डिफाइन हो रहे हैं, तो अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने से वो ऑटोमेटिकली आपके u v की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। p की वैल्यू है करली z बाय करली x, क्या बन गया, करली z बाय करली अल्फा इंटू करली अल्फा बाय करली x प्लस करली z बाय करली बीटा इंटू करली बीटा बाय करली x। यहाँ अल्फा की और यहाँ बीटा की वैल्यूज रिप्लेस कर दी, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए, तो ये आपका करली बाय करली x इक्विवेलेंट आ गया करली बाय करली बीटा के। क्यों निकालते हैं, क्यू की वैल्यू बनी गई आपका, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू रिप्लेस करके ये आपके पास क्यू का आंसर आ गया। ठीक है, आर क्या होता है, करली जेड बाय करली एक्स का फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। करली बाय करली एक्स आपका देखो करली बाय करली बीटा के इक्विवेलेंट आया था, और ये करली जेड बाय तो ये डायरेक्ट आ गया आपका करली स्क्वायर जेड बाय करली बीटा स्क्वायर। टी क्या होता है, करली जेड बाय करली वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव। करली जेड बाय करली वाई, अब यहाँ पर देखो क्या है, दोनों ही वेरिएबल्स हैं, तो आपको u इंटू वी से डेरिवेटिव करना होगा। तो पहले 1/y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव -1/y स्क्वायर,
और करली जेड बाय करली अल्फा एज इट इज, क्योंकि देखो यहाँ पर ये दो फंक्शन आ गए हैं, एक फंक्शन है 1/y और एक फंक्शन है करली जेड बाय करली अल्फा। फिर प्लस में 1/y को मैंने एज इट इज रखा और करली बाय करली y किस पर लगा दिया अपने करली जेड बाय करली अल्फा पे। अब मेन काम आपका सिर्फ रहा है ये निकालना, तो मैं इसको क्या मान लूँ, एक नया फंक्शन मान लूँ f1, जो किसका फंक्शन है, अल्फा और बीटा का, ठीक है। और मुझे इसका डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, y के। और अल्फा बीटा दोनों किसके फंक्शन है, x और y के। तो देखो मैंने इस फंक्शन का करा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू y, फिर इस फंक्शन का मैंने करा विद रिस्पेक्ट टू बीटा और बीटा का विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर अल्फा की और यहाँ पर बीटा की वैल्यू पुट कर दी, ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करते ही अब आपकी ये वैल्यू देखो बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू आ गई है और ये आपका आ गया t। यहाँ पर मैंने s क्यों नहीं कैलकुलेट करा, क्योंकि जो आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें s की वैल्यू है ही नहीं। अब सिंपल आप क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो सबसे पहली जो आपकी टर्म है इक्वेशन में वो है r, ये आपका हो गया r, ठीक है। r के बाद प्लस में आपने पुट करनी है वाई स्क्वायर टी की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो ये जो आपकी t की वैल्यू थी, अगर मैं इसे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1/y² तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी। और फिर आपका फॉर्मूला कहता है -y। अब क्या करना है, मैंने पहले भी बताया है कि जो आपका लास्ट आंसर होना चाहिए उसमें आपका ये देखो ये तो था y²t, ठीक है। अब मैंने क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन। देखो मैंने दोनों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो लेफ्ट साइड रखे, बाकी इन दोनों टर्म को मैंने रख दिया राइट साइड पर, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है कि सेकंड ऑर्डर एक साइड है, बाकी सब दूसरी साइड है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स 1 हैं। अब दिक्कत थी, मेरा आना चाहिए था यहाँ y। अब अल्फा था log y, मुझे यहाँ से चाहिए y की वैल्यू, क्योंकि मुझे आंसर अल्फा और बीटा की फॉर्म में देना है। तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, तो जो आपका e की पावर अल्फा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, y के। और यही y की वैल्यू रिप्लेस करते ही ये आपकी रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। थैंक यू।